This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़्फ़ी सुदूर। बच्चे, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर IAS 41। एग्रीकल्चर IAS 41 के स्कोप में तीन बातें। सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट, second one agriculture produce at the point of harvest, second one क्या है जी, agriculture produce at the point of harvest, third one and the last one government grants related to biological assets। गवर्नमेंट ग्रांट्स किससे रिलेटेड? बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड है, इसमें शामिल ना कर दीजिएगा, ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द स्कोप ऑफ IAS 41। IAS 41 के स्कोप से बाहर है। वो कौन कौन सी बातें? पहली बात, जो लैंड होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसको लिख देते हैं लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्योंकि इसे हम किस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्लासिफाई करेंगे? इसे IAS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मुताबिक, या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे IAS 40 के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक, ठीक है ना बच्चे। IAS 41 के मुताबिक इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये दो एक्सेप्शंस बन गए, इकट्ठी क्लासिफाई कर दी। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, और आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड क्या है? IAS 38। जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे, इसके अंदर बच्चे जो की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, की टर्म्स यूज होती हैं, इसे की टर्म्स भी कह सकते हैं हम, इसे हम डेफिनेशंस भी कह सकते हैं। कौन कौन सी की टर्म्स हैं या डेफिनेशंस हैं जो IAS 41 के अंदर डिस्कस की जाती हैं? सबसे पहले बच्चे बायोलॉजिकल एसेट को देखो। बायोलॉजिकल एसेट हर तरह के ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तमाम के तमाम लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स बायोलॉजिकल एसेट। तो पहली की टर्म क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट
टर्मिनोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जी बच्चे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या आता है? द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूस हमने हार्वेस्ट की, किससे? ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड। जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा बच्चे, अब अगर बच्चे मैं आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँ बायोलॉजिकल एसिड की एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूँ शीप। मुझे बताएं बायोलॉजिकल एसिड है या नहीं है? ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब शीप से हम क्या ले रहे हैं? वूल। क्या ये वूल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जाम्पल है? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से बच्चे कैटल्स, बच्चे मिल्क की एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एग्जाम्पल है? बिल्कुल ठीक हो गया, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, एक सिंपल सी एग्जांपल जो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, कॉटन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिससे हम जी कॉटन की हार्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो कॉटन होगा, हार्वेस्टेड कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है? हार्वेस्टेड कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। सही है जी बच्चे। इसी तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स इसके हम कोट कर सकते हैं। मैं बात समझा पाए हो ना आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको? जी बच्चे। अच्छा, अभी तक हमने दो टर्मिनोलॉजीज, दो की टर्म्स या डेफिनेशंस डिस्कस की। पहली वाली बायोलॉजिकल एसिड और दूसरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब बच्चे थर्ड वन हम डेफिनेशन टर्म डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जी बच्चे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है बच्चे? जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी। चले, मैं एब्रिविएशन यूज करने लगा था, मैं पूरा लिख देता हूँ तो दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी। ठीक है नहीं बच्चे? ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड। अच्छा, अब बायोलॉजिकल एसिड की ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पे बात की ट्रांसफॉर्मेशन की। और उससे हार्वेस्ट ऑब्टेन करना। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट किसकी? जी शाबाश, बायोलॉजिकल एसिड की। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट किन से? बायोलॉजिकल एसिड से। अच्छा, अब ये किस पर्पस के लिए हो सकती है? ये थ्री पर्पसेस के लिए हो सकती है। 1 2 3। किसके लिए बच्चे? सबसे पहले फॉर सेल
एनिमल्स आपने अपने पास रखे हैं, आप उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रहे हो ताकि उन्हें बेच सको, फॉर सेल। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगला क्या हो सकता है? फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ताकि आप उनसे क्या ऑब्टेन कर सको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, जैसे हमने भी एग्जांपल दी, मीट के लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ठीक हो गया जी बच्चे? या बच्चे, या बच्चे इनटू, हम चाहते हैं उनसे हासिल करना एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। ठीक हो गया ना बच्चे? इस एक्टिविटी को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोला जाता है। एंटिटी की मैनेजमेंट, जिसमें वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हार्वेस्ट, बायोलॉजिकल एसेट से हार्वेस्ट, किस लिए? या तो वो सेल करेगी फॉर सेल पर्पस के लिए, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कन्वर्जन के लिए, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चले। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली की टर्म्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब आपको एक और कंफ्यूजन, आपने कहा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड यूज हो गया, हमें नहीं पता बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। इसकी भी बात हमें समझ में आनी चाहिए। स्टैंडर्ड ने इसको भी एक्सप्लेन किया, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ, अमल को कहते हैं। किस प्रोसेस को कहते हैं? ग्रोथ के प्रोसेस को। प्लांट्स की, एनिमल्स की, बायोलॉजिकल एसिड की, जी फिजिकल। जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? अब आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है जी? ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर बच्चे किसी भी एसिड की फिजिकल वैल्यू बढ़ जाना, ठीक है ना, उसका साइज बढ़ जाना, साइज में बढ़ जाना, वो उसकी कहलाती है ग्रोथ। ठीक है जी बच्चे? तो ये पहला हो गया ग्रोथ। उसके बाद हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, डीजनरेशन, क्लियर हो गया जी बच्चे? साइज में बढ़ना, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड मिल जाना, या साइज में कम हो जाना। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? साइज में बढ़ना, एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड का मिल जाना, या साइज में कम हो जाना, डीजनरेशन होना शुरू हो जाना। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए? या तो उससे वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसकी, या सेकंड वन क्वांटिटी, तादाद बढ़ रही है। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चे? किसकी? ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड। सही है जी बच्चे? तो प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, इसके बाद लास्ट वन, एक और टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने डिस्कस की थी हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? ये एक अमल का नाम है। किस अमल का? जिसमें हम डिटैच करते हैं, अलहदा करते हैं प्रोड्यूस को। किससे?
आ लिखते हैं, जो बायोलॉजिकल एसिड पे प्रोड्यूस है, उस बायोलॉजिकल एसिड से प्रोड्यूस को अलहदा करने के अमल को क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। अच्छा, अब इसमें भी दो बातें याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है जी बच्चे? मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये होगी कि उसकी लाइफ वो सर्वाइविंग रहेगा, वो बायोलॉजिकल एसिड सर्वाइव करेगा। जैसे प्लांट है, इस पे फ्रूट है, हमने फ्रूट डिटैच कर लिया, प्लांट को तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा नेक्स्ट सीजन में अगेन हम फ्रूट की प्रोडक्ट उससे हासिल कर लेंगे। इसमें बायोलॉजिकल एसिड सरवाइव करता है, उसकी डेथ नहीं होती। सेकेंड वन सिचुएशन एक ऐसी हो सकती है जिसमें सीसेशन ऑफ लाइफ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि मिल्क, या बच्चे जी बिल्कुल ठीक, शाबाश, बिल्कुल सही वर्ड बोला आपने। बच्चे हम सेकेंड वन एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं मीट की। कंपेयर कर पा रहे हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से बच्चे मैं अगर एग्जांपल लूं फ्रूट की, और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वुड और फर्नीचर, अब मुझे बताएं, हमने वुड के लिए दरख्त को ही उतार दिया, क्या उसकी लाइफ डेथ नहीं हो जाएगी उसकी? शाबाश। टिम्बर के लिए बच्चे, जी बच्चे, सिसेशन ऑफ लाइफ। यहाँ तक कोई बच्चे प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें इसके रिकॉग्निशन समझनी है। अब ये रिकॉग्निशन किसकी मैं बात कर रहा हूँ? बायोलॉजिकल एसिड की और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ये बात याद रखिएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैं लिख भी देता हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? बायोलॉजिकल एसिड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूँ। इसके लिए हम तीन बातें पढ़ेंगे रिकॉग्निशन के लिए। फर्स्ट वन, controls the asset as a result of past event. फर्स्ट वन कंडीशन। दूसरा, probable future economic benefit will flow to the entity। सेकेंड वन ये हो गया। अच्छा बच्चे, थर्ड वन, फेयर वैल्यू, या बच्चे उसकी कॉस्ट को रिलायबली एस्टिमेट किया जा सकता हो। ठीक है ना बच्चे? फेयर वैल्यू या कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मैं यहाँ पे कैन बी एस्टिमेटेड लिख देता हूँ, क्या आप उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एस्टिमेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं या मेजर्ड भी वर्ड यूज करते हैं, तो ज्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ने आई थिंक सो मेजर्ड का वर्ड ही लिखा हो, कैन बी मेजर्ड रिलायबल। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाए तो भैया आप बायोलॉजिकल एसिड को रिकॉग्नाइज करें। तो रिकॉग्निशन तो समझ में आ गया, अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करें। अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट करते हैं आप, बताइएगा मुझे। शाबाश, बायोलॉजिकल एसिड को डेबिट, बैंक को या कैश को क्रेडिट। ठीक हो गया जी बच्चे?
जी बच्चे, रिकॉग्निशन के बाद बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट। सेकेंड वन कॉन्सेप्ट किसका है जी बच्चे? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करते हुए बच्चे मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक मैं करता हूं बायोलॉजिकल एसिड, पहले बायोलॉजिकल एसिड की बात करता हूं, बाद में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अच्छा, अब आपको ये भी पता है बायोलॉजिकल एसिड के बाद फिर हम दोबारा से अगर इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे तो फिर होगा इनिशियल मेजरमेंट। बिल्कुल ठीक है जी। इनिशियल मेजरमेंट। अच्छा, अब इनिशियल मेजरमेंट करनी है, किस पे करनी है? एट फेयर वैल्यू लेस। जी बिल्कुल ठीक होगा जी बच्चे, किस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। ठीक है जी बच्चे, यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट पे मेजर करना है, इस पे मेजर करना है। फेयर वैल्यू में से आपने क्या माइनस करनी है? पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। ठीक है जी बच्चे, अब इसकी एक एक्सेप्शन भी है, याद है ना आपको? एक्सेप्शन क्या है इसकी? इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, अगर आप रिलायबली फेयर वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे तो आपने फिर किस पे मेजर करना है? देन मेजर्ड एट कॉस्ट। फिर किस पे मेजर करें? कॉस्ट पे मेजर कीजिएगा। समझ आ गई बच्चे? चलिए, ये पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया, ये तो थी इनिशियल मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, सबसीक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगी? एट फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल। सेल के टाइम पे जो कॉस्ट होगी इसे कहते हैं कॉस्ट टू सेल, या सिंपल ये भी वर्ड बोल देते हैं कॉस्ट टू सेल। एक ही बात है, अल्टीमेटली सेलिंग कॉस्ट। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब आपको पता है इसकी एक्सेप्शन भी हमने डिस्कस कर ली है ऊपर। अगर हमने कहा जी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो पा रही तो फिर आपने क्या करना है? अगर फेयर वैल्यू, तो फिर वही फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर आप फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो फिर आपने क्या करना है? आपने कॉस्ट में से माइनस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। याद है ना आपको ये बात? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, बिल्कुल सही। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे? चलो जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो गया कि आपने फेयर वैल्यू पे मेजर करना, तो फेयर वैल्यू गेन और लॉस का क्या होगा वो तो बताएं, तो वो भी बात साथ ही करते हैं। फेयर वैल्यू गेन या लॉस हुआ तो वो कहां रिकॉग्नाइज होगा, किस जगह पे उसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अब हमने इसकी भी दो टुकड़े किए। पहले हमने कहा जी इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं।
इनिशियल मेजरमेंट के टाइम पे जो गेन और लॉस हुआ एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। ठीक है जी बच्चे, गेन हुआ तो क्या एंट्री होगी, लॉस हुआ तो क्या एंट्री होगी। अभी देख लेते हैं, गेन की सिचुएशन में ये एंट्री होगी, लॉस की सिचुएशन में ये एंट्री होगी। अच्छा बच्चे, गेन की सिचुएशन में क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट। इनिशियल मेजरमेंट है ना, बायोलॉजिकल एसेट, इसे फेयर वैल्यू पे मेजर किया। लेट्स सपोज इसकी फेयर वैल्यू है 1000 रुपया। अच्छा, इसको खरीदा, पैसे दे के खरीदा गया, कितने पैसे दे के खरीदा गया, 900 रुपए में। इसका मतलब है बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट हो जाएगा 100 से। एनालिसिस क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट को डेबिट किया हमने, 800 पे इसकी फेयर वैल्यू है, पैसे पे किए 900 रुपीज। अब डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस 100 का। बच्चे क्या एनालिसिस करेंगे, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस और डिक्रीज इन एसेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे नेक्स्ट, सेकंड वन। अभी तो हमने बात की इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे, अब हम बात कर रहे हैं सब्सीक्वेंट। इसे सब्सीक्वेंट ही कर दूं, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बताए आपको पता चल जाएगा। जी बताएं कहां पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। ठीक है जी बच्चे, इस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी, गेन की सिचुएशन में और लॉस की सिचुएशन में। अच्छा बच्चे, गेन की सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सिंपल एनालिसिस क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू। अच्छा बच्चे, लॉस की सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। एनालिसिस क्या हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस और बच्चे डिक्रीज इन एसेट। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चल, अभी तक हमने सबसे पहला काम किया। अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। आप लोगों को कोई बात पूछनी है, कोई सवाल पूछना है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी इनिशियल मेजरमेंट और इसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का पॉइंट ना भूलिएगा। यहाँ पे आपने वर्ड बोलना है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, याद रखिएगा। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट किस पे मेजर करना है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, अल्टीमेट कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद ये किस में ट्रांसफर होगा, इन्वेंट्री में। बिल्कुल ठीक है जी बच्चे। तो हम कह देते हैं कि ये फिगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बाद में किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ये इसकी क्या बन जाएगी, इसकी इन्वेंट्री बन जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट बन जाएगी। ये मेजरमेंट बाद में, ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाद में किस में ट्रांसफर, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद। ये बात कर रहा हूं एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट।
उसके बाद ये बचे इन्वेंट्री है। इसको मैयर किया, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ये फिगर इसकी क्या बन जाएगी, इसकी कॉस्ट बन जाएगी। ये फिगर जो आपने ये लिखी है ये क्या बनेगी, इसकी कॉस्ट बनेगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट, साथ ही हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, वही फेयर वैल्यू गेन का या लॉस का। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं ना, अगर गेन या लॉस आ जाए, जी जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका गेन या लॉस कहां पे रिपोर्ट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात याद है ना आपको, इसको कहां रिपोर्ट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे गवर्नमेंट ग्रांट्स दो तरह की होती है, एक होती है अनकंडीशनल और सेकंड वन होती है कंडीशनल। ठीक है जी बच्चे, अनकंडीशनल की बात कर रहे हैं। अनकंडीशनल को हम किस पे रिपोर्ट करेंगे, ये याद रखना है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। पहली बात क्लियर हुई, फर्स्ट वन किस पर मेजर करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और रिकॉर्ड कब करना है, जब गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। ये एमसीक्यूज में आ चुका हुआ है, जब गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल हो जाएगी, इज ये अवेलेबल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ग्रांट्स बिकम्स अवेलेबल। सर ये कॉन्सेप्ट आपने रेगुलर क्लास में कराया था कि अभी करवा रहे हैं पहली दफा? क्या हुआ सर ये वाला कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ग्रांट का रेगुलर क्लास में हुआ था या अभी करवा रहे हैं? हुआ है, ये सबसे एंड पे मैंने डिस्कस किया था, अब तो रिवीजन हो रही है ना तो मैं साथ ही डिस्कस कर देता हूँ। अब ये सेकंड वन आ गई है कंडीशनल, ये अनकंडीशनल नहीं है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडीशनल की। ठीक है जी बच्चे, अब उसके लिए कंडीशन लगा दी आपने, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। अब इसको इनकम रिकॉग्नाइज करना है। अब ये बेसिकली यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि आपने क्या बनाना है, इनकम बनाना है। ओनली व्हेन एंड ओनली व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट्स बिकम अवेलेबल, यहाँ पे भी आपने बनाना तो इनकम ही है, मेजर भी आपने उसी पे करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। प्रॉब्लम ये नहीं है कंडीशनल है या अनकंडीशनल है, मेजर तो आपने उसी पे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने इनकम रिकॉग्नाइज करना है कब, जी शाबाश, आपने इनकम रिकॉग्नाइज करना है when and only when। बताएं मुझे क्या होगी ये बात, बताएं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। when and only when, कब, बिल्कुल ठीक, द कंडीशन ऑफ द ग्रांट, जिस दिन कंडीशन ग्रांट की, कंडीशन ऑफ द ग्रांट आर मेट, जिस दिन कंडीशन ग्रांट की मीट कर जाएगी।
जिस दिन ग्रांट की कंडीशन मीट जी बच्चे मेरी आवाज आई है अब आप लोगों को? हेलो जी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? चले जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा अच्छा बच्चे, ये तो था बच्चे IAS 41 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके अंदर हमें बच्चे जब डिस्क्लोजर्स बनाने होते हैं तो डिस्क्लोजर के केस में बच्चे हम ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड को डिस्क्राइब करते हैं और एंटिटी डिस्क्लोज करती है उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी फेयर वैल्यू और कितना गेन और लॉस आया उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और उसकी रिकॉन्सिलिएशन बनती है, साल के शुरू में कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितनी हुई, कितने की डिलीशन हो गई, ठीक है, कितने की डिस्पोजल हो गई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करती है इसमें डिस्क्लोजर के अंदर, ठीक है। अच्छा अब इसके डिस्क्लोजर के अंदर एक और बात आपको याद होगी, हम फिजिकल चेंज की वजह से कितना फेयर वैल्यू गेन या लॉस आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, और प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से कितना चेंज आ रहा है ये भी सेपरेटली बता देते हैं। और अगर एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं किया जा रहा, कॉस्ट पे मेजर किया जा रहा है, तो फिर हम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन उसकी भी फिगर बताते हैं। सही हो गया जी बच्चे? तो बच्चे वो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उससे आपको प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में हेल्प मिल जाएगी, और वैसे भी हैंडआउट्स में ये बात मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है जी बच्चे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके डिस्क्लोजर में कोई ऐसा इतनी ज्यादा बातें नहीं है, इसी वजह से मैंने यहाँ तक बात मुकम्मल कर दी। ठीक होगा जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? बातें समझ में आ गई बच्चे? अच्छा पास पेपर में बच्चे इसके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच्चे IAS 21 के साथ है इसका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसका सिंपल ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है जी बच्चे। ट्रू एंड फॉल्स की ऑप्शंस है सिंपल, तो वो एक क्वेश्चन मौजूद है, तो हम उस क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं वो कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस कर दूंगा, बाकी फिर बच्चे हम इंशाल्लाह आप लोग इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है उनसे बात स्टार्ट करूंगा। अच्छा बच्चे एक एक बात सिर्फ सुन लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक बात सुनिएगा, अभी क्लास को ऑफ मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, वो भी कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। अच्छा बच्चे ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है? सम टाइम हम एग्रीगेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एग्रीगेशन क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड? एग्रीगेशन। किसकी एग्रीगेशन? शाबाश। ऑफ सिमिलर, एक एज के जितने भी एनिमल्स हैं, सिमिलर लिविंग एनिमल्स या बच्चे प्लांट्स, उसकी एग्रीगेशन को ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड बोलते हैं। सही है जी बच्चे? ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड बोलते हैं।
अच्छा बच्चे, एक ये बात हो गई। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है इसकी, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है, वो है बेयरर प्लांट्स की। ठीक है ना बच्चे, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जी बच्चे, बेयरर प्लांट्स क्या है? ऐसा लिविंग प्लांट, एक ऐसा लिविंग प्लांट जो कि प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए इस्तेमाल होगा। किसकी प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फ्रूट के लिए। याद रखनी है बात, लिविंग प्लांट है सिर्फ। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेयरर प्लांट की। वो सिर्फ लिविंग प्लांट है जिसको हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोडक्शन के लिए और उसकी सप्लाई के लिए। अच्छा, सेकंड वन कंडीशन क्या है इसकी? जी बच्चे बताएं, बात समझ में आई आपको? उससे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोडक्शन 1 साल से ज्यादा सालों तक, मोर देन 1 ईयर्स तक, साल भर से ज्यादा अरसे तक हम उससे प्रोडक्शन हासिल करते रहेंगे, या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 1 ईयर्स तक प्रोड्यूस करता रहेगा। उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी। शाबाश, एक्सीलेंट। उसकी जिंदगी साल भर से ज्यादा होगी। बहुत कम चांसेस हैं कि उसे बेचा जाएगा। उसके बिकने के चांसेस बहुत ही कम है, रिमोट है। किस सूरत में? एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उस लिविंग प्लांट को, उस लिविंग प्लांट को एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि हम उस लिविंग प्लांट को, जैसे लिविंग प्लांट है ना, एज ए वुड भी नहीं सेल हो सकती। अगर एज ए वुड भी सेल होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? शाबाश, एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप वैल्यू। बिल्कुल ठीक हो गया। स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा उससे वैल्यू रिकवर नहीं होगी। तो अगर वो उससे वैल्यू रिकवर भी होती है आफ्टर सेल, तो उससे वैल्यू कितनी रिकवर होगी? सिर्फ स्क्रैप वैल्यू, उससे ज्यादा उसकी वैल्यू रिकवर नहीं होगी। ठीक है जी बच्चे, उन प्रोड्यूस को हम उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? बेयरर प्लांट्स। ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होते हैं, ये किसी और पर्पस के लिए नहीं होते बच्चे। ठीक है जी बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड जिक्र करता है, कहता है आपने बुशेस, ट्रीज लगाए। आपने किस लिए लगाए? आपने इसलिए लगाए कि आप उससे लकड़ी हासिल करोगे। अब आप मुझे बताएं, क्या ये प्लांट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल नहीं हो सकता? जिसने फर्नीचर बनाना है, क्या वो इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को बाय नहीं करेगा? और उससे उसकी वैल्यू कम मिलेगी? नहीं, ज्यादा मिलेगी। तो ये बेयरर प्लांट्स नहीं है। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो ये बात याद रखिएगा, ये जस्ट फ्रूट्स के लिए होते हैं। ठीक है जी बच्चे, चल। अच्छा बच्चे, पास पेपर्स के क्वेश्चंस बच्चे मैं आपको खुद से सॉल्व करवा दूं या आप लोग खुद से ट्राई करेंगे? जी
मिनट ठहरिएगा। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा ये तोहा, ये बिल्कुल ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखो मैंने स्टार्ट ही बात कहां से शुरू की थी, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सेप्शन है ना, एक्सक्लूडेड है। अगर बायोलॉजिकल एसेट और लैंड की कंबाइंड वैल्यू होगी, इकट्ठी वैल्यू है, हमें उसमें से लैंड की वैल्यू को और बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू को डिडक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, लैंड की फेयर वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। लैंड की फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के बाद दोनों की कंबाइंड वैल्यू में से माइनस कर देंगे। जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो किसका बच जाएगा बच्चे? शाबाश, वो बच जाएगा बच्चे बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है जी बच्चे। लास्ट वन पॉइंट था बच्चे, बियरर प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करने के लिए बच्चे यूज करते हैं, और उनकी प्रोडक्शन के लिए और उनकी सप्लाई के लिए। इनकी जिंदगी 1 साल भर से ज्यादा होती है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि इन्हें मार्केट में सेल किया जाए। अगर सेल भी किया जाएगा तो रिमोट लाइकलीहुड होंगे, और रिकवर होंगे पैसे तो स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी बच्चे। जी एक्सेप्शन ही है, वो अप्लाई तो हर जगह पे हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने IAS 16 के मुताबिक लैंड को रिकॉग्नाइज करना है। तो जब लैंड को IAS 16 के मुताबिक रिकॉग्नाइज करना है तो फिर हमें ग्रुप में से लैंड की वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लैंड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टोटल कंबाइंड एसेट में से लैंड की फेयर वैल्यू डिडक्ट कर देंगे, रिमेनिंग बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू रह जाएगी। बायोलॉजिकल एसेट को IAS 41 के मुताबिक रिकॉग्नाइज कर देंगे और लैंड को IAS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा बच्चे, पास पेपर्स के क्वेश्चंस का नहीं मुझे बताया आप लोगों ने। मार्च 2020 वाला क्वेश्चन बच्चे मेरे पास इस टाइम तो नहीं है, लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, 10 मिनट लगेंगे, मैं वो डाउनलोड करके अपलोड कर लूंगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करवा दूंगा। इतना टाइम है। या आप ऐसा कीजिएगा, सभी लोग जिन्होंने ट्राई किया वेल एंड गुड, जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो ट्राई कर लें आज। तो कल मैं क्लास में पहले 10-15 मिनट में इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद जितने बाकी रिमेनिंग टॉपिक होंगे जो आज के रह गए, वहीं से बात स्टार्ट कर दूंगा, और कोशिश करेंगे कल हम जरा क्विकली इन्हें कवर करने की। ठीक है ना बच्चे? तो आप लोग कोशिश करें जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें सॉल्व करने की। बाकी जो रह जाएंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ, जो क्वेश्चंस आपके नहीं सॉल्व हो पाएंगे, मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस कर। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा शिराज भाई, आपको बात समझ में आ गई है ना? कि टॉपिक क्लियर हो गया? आपने कहा था डिटेल समझाइएगा, ये तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जितना मैक्सिमम लिख सकता हूँ मैंने लिखा रिवीजन क्लास में। ठीक है, इसमें आपने एक एक कोशिश करनी है, हैंडआउट्स में से ना एक पॉइंट लाजमी पढ़ना है आपको। आपने ना इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेस कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनाते, ये भी पॉइंट पढ़ना है। ठीक है ना? उसमें मैंने एग्जांपल्स कोट की हुई है, किस किस को कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और किसको पार्ट नहीं बनाएंगे, आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह आपका हामी व नासिर। तो मैं इसकी PDF फाइल बना के आपके साथ अभी शेयर कर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इंशाल्लाह लाजमी कल पास पेपर्स करवाऊंगा, लाजमी। अस्सलामु अलैकुम।